हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम लोग जो है संस्कृत शिक्षण विधियाँ पढ़ चुके हैं। संस्कृत शिक्षण विधियाँ क्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, सब कुछ चीज़ें हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप ये चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, तो आप प्लेलिस्ट जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट रेडी कर दी गई है, तो आप प्रीवियस यदि आपका कोई भी वीडियो मिस हुआ हो तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें गद्य शिक्षण पढ़ना है। गद्य शिक्षण क्या होता है, क्या क्या इसकी विधियाँ होती है, ये सारी ही चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। गद्य शिक्षण क्या होता है, गद्य शिक्षण की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, गद्य जो पद्य होता है उसके गद्य जो पद होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, काठिन्य निवारण पद्धतियाँ क्या क्या होती है। अब जो हम गद्य शिक्षण पद्धतियों की बात करेंगे उसमें हम लोगों को परंपरागत विधि के बारे में जानकारी होना चाहिए, प्रश्नोत्तरी के बारे में, कथोपकथन विधि के बारे में, आधुनिक पद्धति के बारे में जानकारी होना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग गद्य शिक्षण करते हैं, क्योंकि देखो 3 प्रकार होते हैं, एक हमारा गद्य शिक्षण होता है, एक हमारा पद्य शिक्षण होता है और एक व्याकरण होता है। तो आज हम लोग गद्य के बारे में बात कर रहे हैं, अगला सेशन हमारा पद्य पर होगा, फिर अगला सेशन जो है हमारा व्याकरण के ऊपर होगा। ठीक है, तो गद्य शिक्षण के लिए आपकी पाठ्य योजना कैसी होना चाहिए, टीचर जो है, अध्यापक जो है किस तरीके से गद्य को पढ़ा सकता है और क्या क्या उद्देश्य होते हैं गद्य को पढ़ाने के, ये सारी ही चीज़ें हमारे इस टॉपिक के अंदर आती है, गद्य शिक्षण के अंदर आती है। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर 877080, एक सेकेंड में अगेन लिख देती हूँ, 8770803840 पर सिर्फ आप इतना सा ही मैसेज करें, PDF चाहिए। ठीक है, PDF और जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए, लाइक आपको संस्कृत का चाहिए, ऑल सब्जेक्ट का चाहिए, तो सिर्फ आपको ऑल लिखना है। आपको PDF वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि एट अ टाइम सेंड कर दिया जाए, 1 या 2 दिन में आपको PDF वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। यदि आप टेलीग्राम पर है तो आप टेलीग्राम से भी वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक से जानने की कोशिश करते हैं गद्य शिक्षण होता क्या है। तो गद्य शिक्षण को कवियों की कसौटी कहा जाता है। संस्कृत में यदि बोला जाए, संस्कृत में क्या चीज़ होती है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, गद्यम कविना निष्कषम वदंती। ये चीज़ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात, गद्य शिक्षण जो है कवियों की कसौटी इसे कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि पद्य लिखना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन गद्य को भी लिखना, गद्य को भी पढ़ाना, बच्चों के लिए उसे अंडरस्टैंड करना भी कठिन होता है, क्योंकि गद्य बहुत आसान लैंग्वेज में होता है। तो उस लैंग्वेज को, उस संस्कृत भाषा को आसान बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क यहाँ पर होता है। तो गद्य शिक्षण को कवियों की कसौटी कहा जाता है। गद्यम कविना निष्कषम वदंती, क्योंकि यहाँ पर कवि को अपनी शैली के विकास के लिए व्यक्तिगत गुणों का आश्रय लेना पड़ता है। जो यहाँ पर अध्यापक है या फिर जिसने भी वो गद्य लिखा है, ठीक है, वो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, बिल्कुल साधारण भाषा का वहाँ पर प्रयोग करना होगा। इसीलिए इसे कवियों की कसौटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब अध्यापक पढ़ाएगा तो उसे अपने व्यक्तिगत गुणों का आश्रय लेना होगा। अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर वो उस भाषा को और आसान बनाकर एक्सप्लेन यानी कि पारिभाषित कर सकता है। अगले पॉइंट की बात करें, गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है, गद्य है। इसमें छंद, अलंकार, योजना, रस, विधान आदि का निर्वाह करना आवश्यक नहीं है। मतलब जरूरी नहीं कि आप रस, छंद, अलंकार इनका प्रयोग करोगे तभी आपकी चीज़ें जो है, आप जो भी लिखा हुआ है वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, ऐसी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए गद्य को भी साहित्य का उतना ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है जितना कि पद्य को माना गया है। अगले पॉइंट की यदि बात करें, गद्य की विशेषता तथ्यों को सर्व सामान्य भाषा के माध्यम से ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने में होती है। अब गद्य में सबसे बड़ा टास्क क्या होता है कि बिल्कुल ज्यों का त्यों, जैसा का वैसा ही प्रस्तुत करना जो है गद्य की सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे कोई सामान्य बातचीत है तो उसे सामान्य भाषा में ही लिखना होगा। जैसे कि हम रस वगैरह में करते, रस, छंद, अलंकार में यही होता है कि बहुत बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति करके चीज़ों को लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक सबसे अच्छी खास बात ये होती है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जो का तो जो जैसा सीन क्रिएट हुआ है, जैसी भी चीज़ें हमें बतानी है एज इट इज़ हमें वहाँ पर लिखना होती है। अब गद्य साहित्य की अनेक विधाएं हैं। ये ऐसे तो बहुत छोटा टॉपिक आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसको भी हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि गद्य साहित्य में कितने प्रकार आते हैं। जैसे नाटक हो गया, वो गद्य का रूप है, पद्य का रूप है। ऐसे गद्य के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो बहुत सारी विधाएं होती है। जैसे कहानी हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास, निबंध हो गया, जीवनी हो गई, संस्मरण हो गए, आत्मचरित हो गए, रिपोर्टाज हो गए, व्यंग्य हो गए, आदि सारे हमारे गद्य साहित्य के ही रूप आते हैं। ये गद्य की ही अलग अलग, जैसे हम लोग इंग्लिश में टाइप बोलते हैं, इसे हिंदी में इसे विधाएं बोला जाता है। ठीक है, कहानी,
कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, जीवनी, संस्मरण, आत्मचरित्र, रिपोर्टाज, व्यंग्य आदि गद्य साहित्य की ही विधाओं के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। देखो, सबसे पहला पॉइंट हम यहीं से स्टार्ट किए थे। गद्य शिक्षण कवियों की कसौटी है, गद्यम कविना निष्कर्षम वदंती। ठीक है, कवियों के लिए बहुत बड़ी कसौटी होती है गद्य की रचना करना, क्योंकि यहाँ पर कवि को जो भी गद्य शैली का जो विकास करना है उसके लिए अपने व्यक्तिगत गुणों का जो है आश्रय लेना पड़ता है। इसके बहुत सारे अंग होते हैं, इसमें छंद, अलंकार, रस आदि का विधान नहीं है कि इनका प्रयोग यहाँ पर किया जाए। बिल्कुल सामान्य लैंग्वेज में ज्यों का त्यों यहाँ पर प्रस्तुत करना होता है। अनेक विधाएं होती है, कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, आत्मचरित्र, रिपोर्टाज, व्यंग आदि इसके प्रकार हैं। अब देखो कि गद्य ये जो शब्द है ना, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है। तो ये संस्कृत भाषा का ही एक शब्द है गद। ये हलंत यहाँ लग गया, हलंत नीचे की साइड है। गद शब्द से बना हुआ है, गद धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जो भी बोलना है स्पष्ट बोलो, ऐसे अतिशयोक्ति करके, बड़ा चढ़ाकर, किसी से तुलना करके मत बोलो। जो भी बोलना है ज्यों का त्यों बोलो, स्पष्ट कहो। तो इसकी व्युत्पत्ति जो है, शब्द का जन्म कहाँ से हुआ है, गद धातु से हुआ है, जिसका मीनिंग होता है स्पष्ट कहना। ठीक है, सीधी सी बात है कि गद धातु का मीनिंग क्या होता है, स्पष्ट कहना। यहीं से गद्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब इसका वर्गीकरण कैसे होता है। वर्गीकरण में गद्य दो प्रकार के होते हैं। गद्य को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला वैदिक गद्य होता है और दूसरा होता है लौकिक। दो चीज़ें होती है, जैसे कि संस्कृत भाषा के भी भाग है, वैसे गद्य के भी दो भाग है। वैदिक गद्य होता है और लौकिक गद्य यहाँ पर होता है। अब ये जो लौकिक गद्य है, वैदिक तो समझ आता है, वेदों से संबंधित है। अब लौकिक जो जीवन से संबंधित है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। पौराणिक गद्य होते हैं, शास्त्रीय गद्य होते हैं और साहित्यिक। ये सारे हमारे किसके प्रकार है, ये सारे हमारे लौकिक गद्य के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौकिक गद्य का प्रकार नहीं है, ये क्वेश्चन आपको संस्कृत में मिलेगा। पौराणिक, शास्त्रीय, साहित्यिक और एक और ऑप्शन कोई रहेगा या फिर ऑप्शन डी मिल जाएगा, इनमें से सभी। तो ये सारे ही हमारे लौकिक गद्य के प्रकार हैं। एक और क्वेश्चन आप यहाँ पर बनाकर देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक गद्य का प्रकार है। पहला ऑप्शन पौराणिक, दूसरा शास्त्रीय, तीसरा साहित्यिक और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे तो हमारे लौकिक के प्रकार है, वैदिक का तो प्रकार नहीं है। वैदिक सिंपल एक वैदिक है। ठीक है, ये बेसिक बात हो गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। संस्कृत गद्य काव्य में कौन कौन सी चीज़ें आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जैसे हम लोग महाकाव्य कितने होते हैं, पंच महाकाव्य फेमस है, उनके बारे में देखे थे। फिर हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से महाकाव्य में हमने बहुत सारे अश्वघोष जो है उनके देखे थे, कालिदास के देखे थे, बहुत सारे महाकाव्य हमने देखे थे। तो संस्कृत में कौन से गद्य काव्य होते हैं, उनके नाम हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक दंडी, मेन तो तीन बहुत प्रसिद्ध है। कौन कौन से तीन है, एक तो दंडी है, सुबंधु है और बाणभट्ट है। ठीक है, यहीं से गद्य का विस्तार हुआ है। दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट, ये तीन प्रमुख है। उसके अलावा भी और भी बहुत अच्छे हैं। दश कुमार चरितम है, वासवादतना है और कादम्बरी है। ये सारे ही हमारे गद्य, संस्कृत के गद्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संस्कृत के गद्य काव्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो दंडी हो गया, सुबंधु हो गया, बाणभट्ट हो गया, दश कुमार चरित हो गया, वासवादतना हो गया और कादम्बरी हो गया। ये सारे ही हमारे संस्कृत के गद्य काव्य के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। आप चाहे तो इनको लिख लो, नोट डाउन कर लो कि कौन कौन से संस्कृत के गद्य काव्य, क्योंकि हम जब कल एक संस्कृत का पेडागोजी का, आई थिंक आप सभी स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन जो सेशन था 60 क्वेश्चन उसमें हम लोगों ने किए थे। लास्ट का जो सेशन था, लास्ट के 10 मिनट में हमने 10 क्वेश्चन संस्कृत के भी अटेंड किए थे। उसमें आपसे वराह मिहिर वाला शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो है किसके द्वारा रचित है। तो मतलब आपसे पूछा जा सकता है महाकाव्य, खंड काव्य, गद्य काव्य, उपन्यास, नाटक जितने भी होते हैं इन सभी के बारे में। तो हर एक चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। जो भी स्टूडेंट कल वाला सेशन नहीं देखे थे वो प्रीवियस सेशन जाकर ज़रूर देखें, जिसमें हमने सभी सब्जेक्ट के पेडागोजी को कवर किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। हम लोग ये गद्य शिक्षण पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ महत्व तो होगा। तो क्या क्या महत्व है, तो दैनिक जीवन में हम लोग गद्य शिक्षण का प्रयोग करते हैं। हमारे अनेक लेन देन व्यापार गद्य के माध्यम से संपन्न होते हैं। विद्यालयों में करवाया जाने वाला गद्य शिक्षण इन कार्य व्यापारियों को कुशलतापूर्वक संपन्न करवाने में सहायक होता है। हम दैनिक जीवन में गद्य भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और ये सारे चीज़ें कहाँ से आती है, हम लोग जो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं उस गद्य का हमने पहले शिक्षण लिया हुआ होता है। तो दैनिक जीवन में भी गद्य शिक्षण का बहुत ही महत्व होता है। ज्ञानार्जन के रूप में आज गद्य जो है ज्ञानार्जन का मुख्य साधन है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ज्ञान विज्ञान की बातें हम लोग गद्य रूप में ही विपुल मात्रा में उपलब्ध होती है। विपुल मतलब बहुत अधिक मात्रा में सारी चीज़ें आपको गद्य में ही मिलेगी। हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें वो गद्य रूप ही होता है, एक पैराग्राफ जो होता है। ऐसा नहीं कि
आपको दी गई है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी न्यूज़ हमारी आती है, जैसे कि हमारी अभी कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ चल रही, तो ऐसा नहीं कि वो पोयम का हमारा जो खंड काव्य बना कर दे देंगे या फिर उसको कविता के माध्यम से, पद्य के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको गद्य फॉर्म में ही मिलेगी, गद्य रूप में ही मिलेगी। तो ज्ञानार्जन के रूप में ही आपको गद्य में ही सारी जानकारी मिलती है। दैनिक जीवन में भी आप अपने गद्य का ही प्रयोग करते हो। भाषिक तत्वों की जानकारी का जो मुख्य तत्व है, किसी भी भाषा के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप गद्य रूप में जानोगे तो बहुत सुगम हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इससे आपकी उच्चारण, वर्तनी, शब्द रूपांतरण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्ति, पद बंध तथा वाक्य संरचनाएं आदि भाषिक तत्वों का ज्ञान गद्य के माध्यम से सुगमतापूर्वक, बहुत आसान तरीके से, बहुत सुगमता से यहाँ पर बच्चों को दिया जा सकता है। अध्यापक बहुत आसान तरीके से इनकी जानकारी दे सकता है। तो भाषिक तत्वों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या है? गद्य शिक्षण विधि है। व्याकरण सम्मत भाषा है। गद्य कविना निकव वदारंत, अर्थात साहित्यकार की कसौटी जो है गद्य मानी गई है। यही चीज़ हमने देखा था। गद्यकार को व्याकरण के समस्त नियमों का पालन करते हुए लिखना पड़ता है। गद्य लिखने से पहले उसे ध्यान रखना होता है कि वो व्याकरण के सही नियमों का प्रयोग कर रहा हो, सभी नियमों का बहुत अच्छे से और बहुत आसान भाषा में प्रयोग कर रहा हो, इसीलिए ये उसकी कसौटी बन जाता है। जैसे हमारी होती है ना कसौटी जिंदगी की, वैसे ही साहित्यकार के लिए ये कसौटी होता है गद्य की रचना करना, क्योंकि उसे हर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमने देखा संधि, समास, इन सबको बच्चे गद्य फॉर्मेशन में बहुत अच्छे से सीखते, तो हर एक शब्द को बहुत अच्छे से लिखना होता है। कहीं पर भी व्याकरण से संबंधित कोई भी मिस्टेक यहाँ पर मान्य नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। भाषा परिमार्जित एवं परिनिष्ठित होती है। इसकी जो गद्य की जो भाषा होती है काफ़ी परिमार्जित होती है, परिनिष्ठित होती है। विद्यार्थी जिस समय गद्य को पढ़ता है उसे अपनी भाषा की व्याकरण सम्मत हो जाती है। जैसे बच्चा गद्य पढ़ता जा रहा है तो वो साथ के साथ व्याकरण का ज्ञान भी वहाँ पर लेता जाता है, इसीलिए भाषा परिमार्जित होती है और परिनिष्ठित यहाँ पर होती है। भावात्मक विकास, इसमें बच्चों के भावों का विकास भी हो सकता है गद्य के माध्यम से। तो संस्कारों का परिमार्जन गद्य के माध्यम से ही संभव है। आज गद्य के क्षेत्र में इस प्रकार का प्रचुर साहित्य उपलब्ध है जिसके द्वारा छात्रों का भावात्मक विकास हो सकता है। सन 1986 में घोषित एक नई राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति आई थी, इसमें भी विद्यार्थियों के भावात्मक विकास पर विशेष बल दिया गया था। बच्चों का जो भावात्मक विकास है, बच्चों का जो इमोशनल डेवलपमेंट है, अफेक्टिव डोमेन जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत अच्छा विकास यहाँ पर बच्चों का हुआ था। ठीक है, इसी में बोला गया था कि गद्य के माध्यम से बच्चों का जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको भी विकसित करना है। ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ पाठ पढ़ता रहे, उसके अंदर सारे भावों की उत्पत्ति भी होना चाहिए, भावों का विकास भी बच्चों के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब ये मैं एक बार और पॉइंट आपको बता देती हूँ कि गद्य शिक्षण का महत्व हमारे जीवन में कैसे है। तो दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। ज्ञानार्जन, ज्ञान के अर्जन करने के लिए बहुत महत्व है। भाषिक तत्वों की जानकारी, जितने भी उच्चारण, वर्तनी, शब्द रूपांतरण, उपसर्ग, प्रत्यय होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये एक प्रकार की व्याकरण सम्मत भाषा होती है क्योंकि साहित्यकार के लिए कसौटी होती है। व्याकरण के सभी नियमों का प्रयोग उसे अपने गद्य में करना होता है। भावात्मक विकास, बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल तो बौद्धिक डेवलपमेंट होता है, जो अफेक्टिव डोमेन होता है, एक इमोशनल डेवलपमेंट जिसे बोला जाता है, भावात्मक विकास के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक विकास के साथ साथ भावात्मक विकास के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब हम ये देख रहे हैं कि गद्य शिक्षण इतना ज़रूरी है, तो इसके उद्देश्य क्या क्या है? कुछ उद्देश्य भी होंगे। ठीक है, तो व्याकरण सम्मत भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। शब्दों का बहुत प्रभावशाली प्रयोग किया जाता है, बहुत अफेक्टिव तरीके से यहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि बहुत आसान भाषा में बच्चों को यहाँ पर हर चीज़ की जानकारी मिल सके। इसकी सबसे बड़ी विशेषता आप बोल सकते हो कि यहाँ पर बच्चों के शब्द भंडारण में वृद्धि होती है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि डिक्शनरी, शब्दों का विस्तार, बच्चों के 3000 शब्द सीख लेता है, 5000 शब्द बच्चों ने सीख लिए। यहाँ पर गद्य पढ़ने से बच्चों की शब्द भंडारण में वृद्धि होती है। संक्षिप्त जीवनी लिख सकना, जैसे कि हमने देखा था संस्मरण लिखे जाते हैं गद्य फॉर्मेशन में, आत्म रचनाएं जो होती है वो लिखी जाती है, जीवनी लिखी जाती है, वृत्तांत लिखे जाते हैं। तो हम लोग संक्षिप्त जीवनी गद्य रूप में लिख सकते हैं। सभाओं और उत्सवों का प्रविवेचन हम लोग यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा था वृत्तांत लिखे जाते हैं, जीवनियाँ लिखी जाती है। तो कोई भी सभा हो गई, जैसे कि संस्कृत की सभा हो गई, तो उसको पूरा हमने संस्कृत में गद्य रूप में बच्चों को बता दिया। कोई भी, जैसे कि कोरोना अभी चल रहा है, तो कोविड-19 पर एक बैठक हुई थी जिसमें कोविड-19 के बारे में बातचीत हुई, तो उसका भी विवेचन हमने गद्य में कर दिया। लेखन में सृजनात्मकता व मौलिकता का विकास हम लोग कर सकते हैं, किसके माध्यम से? गद्य के माध्यम से। ठीक है,
और लिपि के मानक रूप का व्यवहार करना ये भी गद्य में पॉसिबल है। रूप विज्ञान तथा ध्वनि विज्ञान के आधार पर शब्दों की वर्तनी का ज्ञान होना, शब्दकोश को देखने की योग्यता का विस्तार होना, इसमें बच्चा जो शब्दकोश डिक्शनरी देखना सीख जाता है उसकी योग्यता का यहाँ पर विकास होता है। जैसे कि डिक्शनरी को देखना भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि इंग्लिश में यदि हम लोग बताएं, नॉर्मली हम लोग इंग्लिश की डिक्शनरी प्रयोग करते हैं। जैसे ए हो गया, ए में हमें देखना है ए एफिलिएशन, ठीक है। एफिलिएशन क्या होता है, तो सबसे पहले आप ए पर जाओगे, फिर ए के बाद ए बी पर जाओगे, फिर ए सी पर जाओगे, ए डी पर जाओगे, ए ई पर जाओगे, फिर आपको फाइनली ए एफ मिलेगा। तो ये डिक्शनरी में देखना कि जैसे ही आपको ए दिखा, ए के बाद आप एफ पर जाओ, एफ के बाद आई वाले पर जाओ, तो ये शब्दकोश को देखने की योग्यता का विस्तार जो है बच्चों के अंदर होता है। संस्कृत में भी शब्दकोश होते हैं, हिंदी के भी शब्दकोश होते हैं, इंग्लिश के भी शब्दकोश होते हैं। तो गद्य के माध्यम से बच्चों के अंदर ये विस्तार देखने को मिलता है। बच्चा यहाँ पर विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना सीख जाता है। शब्दों, मुहावरों, पदबंधों का उपयोग प्रयोग करना यहाँ पर बच्चा सीखता है। उपर्युक्त अनुच्छेदों में बांटकर बच्चा यहाँ पर चीज़ों को सीख सकता है। देखी हुई घटनाओं का वर्णन करना, जो भी उसने वृत्तांत देखा है उसका वर्णन वो गद्य के माध्यम से कर सकता है। यहाँ पर वो सार संक्षिप्त में चीज़ों को सीख सकता है। संक्षेपीकरण होता है। भावार्थ, जो भी भाव लिखे हुए उनका अर्थ करना सीखता है। व्याख्या लिखना यहाँ पर सीख जाता है। अपठित रचना का सारांश लिख सकना, उसके अंदर एक योग्यता आ जाती है। गद्य को पढ़ने के माध्यम से जो पाठ लिखा हुआ है उसका सारांश लिखना वो सीख गया। किसी विषय के वर्णनात्मक तथा भावात्मक शैली में अभिव्यक्ति कर सकना भी गद्य की विशेषता होती है। पठित रचना की व्याख्या करना, जो पाठ लिखा हुआ है उसकी व्याख्या करना बच्चे को आ जाती है, क्योंकि वैसे ही वो बहुत सरल, बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ रहता है, तो वो उसकी व्याख्या बहुत आसानी से कर सकता है। वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक शैलियों में निबंध लिखने की क्षमता का विकास बच्चे का हो जाता है। विभिन्न साहित्यिक विधाओं के माध्यम से अपने भाव, विचार, अनुभव, प्रतिक्रिया आदि व्यक्त करने की भावना का विकास भी यहाँ पर बच्चा कर सकता है। तो ये सारी ही विशेषताएं हमारी गद्य की हो गई। क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनेगा, कोई भी एक पॉइंट उठाकर वहाँ पर पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से उपर्युक्त अनुच्छेद को बांटकर लिखना, कौन सी विशेषता है गद्य की, विशेषता है पद्य की, विशेषता है व्याकरण विधि की, विशेषता है, ऐसे करके। तो ये 17 ही पॉइंट यदि हमें याद है तो गद्य की कोई भी विशेषता इससे बाहर हमारी नहीं जाएगी। आप चाहें तो एक बार और देख सकते हैं, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, पूरा थ्योरी पार्ट है, आप आसानी से खुद से भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले जाना गद्य शिक्षण क्यों ज़रूरी है, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो गद्य धातु से हुई है, जो कि संस्कृत की धातु है, जिसका मतलब होता है जो भी कहना है स्पष्ट कहना है। ऐसे घुमा फिरा कर या फिर अतिशयोक्ति करके, बढ़ा चढ़ा कर, वीर रस बताकर, श्रृंगार रस बताकर वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आसान भाषा में आप यहाँ पर चीज़ों को समझा सकते हो। फिर हमने इसका वर्गीकरण पढ़ा, वैदिक और लौकिक होते हैं। गद्य वैदिक गद्य होता है, लौकिक गद्य होता है। लौकिक गद्य के 3 प्रकार होते हैं, पौराणिक होता है, शास्त्रीय होता है, साहित्यिक होता है। फिर संस्कृत गद्य काव्य कौन कौन से प्रसिद्ध है, तो दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट प्रमुख प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी दशकुमार चरितम, वासवादता और कादम्बरी भी प्रसिद्ध है। दैनिक जीवन में प्रयोग है, ज्ञानार्जन के रूप में इसका प्रयोग होता है। भाषिक तत्वों की जानकारी यहाँ पर मिलती है। व्याकरण सम्मत भाषा है ये। भावात्मक विकास यहाँ पर बच्चों का होता है। और अभी हमने गद्य शिक्षण के सारे ही उद्देश्य यहाँ पर देख लिए, ठीक है। तो ये पूरा हमारा गद्य शिक्षण हो गया। कल के सेशन में हम लोग यहाँ पर विधियाँ इसकी स्टार्ट करेंगे कि गद्य शिक्षण की क्या क्या विधियाँ यहाँ पर होती है, ठीक है, और इसकी पाठ योजना कैसे बनाई जाती है। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में हम जैसे कंक्लूजन पढ़ते हैं ना, शॉर्ट में रिविजन करते हैं, रिविजन करते हुए हम इसके क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं अभी 3 बजे, जिनका स्टूडेंट का इंग्लिश है 3 बजे इंग्लिश की क्लास है। शाम को 6 बजे आपकी बाल विकास की लाइव क्लास है, तो आप उसमें ज़रूर आइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।